बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं और नए नए तकनीक और उपकरण के बारे में बताएं, ताकि आपको भी खेती बाड़ी में हो आसानी और उससे मिले अधिक से अधिक फायदा। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदग्गा के मछली पालक अनुदान पर कर सकेंगे मछली सह बतख पालन। कोडरमा के मछली पालकों के लिए तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना। बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा 6। अब समाचार विस्तार से। लोहरदग्गा के मछली पालक समेकित मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत मछली सह बतख पालन कर सकते हैं। इसकी योजना लागत 1,53,350 रुपए है। इसमें ST, SC और महिला वर्ग के लाभुक को 80%, जबकि अन्य वर्ग लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। लोहरदग्गा के मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कोडरमा के मछली पालक तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत कुल 16 प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। सभी में सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रावधान है। कोडरमा के मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मछली पालक भाइयों, बरसात के मौसम में तालाब के पानी की गुणवत्ता को बेहतर रखने का प्रबंध करें। तालाब में गंदे पानी को आने से रोकें। इसके लिए पानी के प्रवेश और निकास बिंदु पर जाली लगाएं। मछली पालन में तालाब में पानी भरने के लिए और अधिक पानी होने पर उसे निकालने के लिए नालियां बनाई जाती हैं, ताकि पानी का उचित आवागमन बना रहे। इसमें यह ध्यान दें कि इन नालियों के द्वारा पानी के साथ साथ कोई गंदगी तालाब में न आने पाए। इसके लिए तालाब के प्रवेश और निकास स्थान पर जाली लगा दें। अभी का समय पे मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय है, जिसमें आप 1 रुपया लगाएंगे तो 5 रुपया तक इनकम कर सकते हैं। और इसके साथ आपके पास जो तालाब है, इस तालाब की देखरेख के लिए अपने तालाब में गंदे पानी को आने के लिए रोके और पानी की आवागमन की जो रास्ता है उसको अच्छी तरह से एक नेट के सहारे से उसको बांध ले, जिससे कि पानी भर आपके तालाब में आ सके और यह पानी आपका जो तालाब के जो पानी है ये पानी बाहर निकाल सके। इस तरह से पानी की एक रद बदल करके आप अपने पानी की गुणवत्ता को सही ढंग से नाप सकते हैं। राज्य के जो किसान बरसाती बैंगन की खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द बुआई कर लें। बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैंगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सामान्य प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्यक्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती के लिए यदि नर्सरी में बिचड़ा तैयार किए गए हैं तो उसे नर्सरी से निकालकर जब खेत में रोपे तो रोपाई के बाद खेत में नीम की खल्ली डालें।
प्रति हेक्टेयर की दर से 250 किलोग्राम नीम की खली का उपयोग करें। फूल निकलने के बाद इतनी ही मात्रा में नीम की खली का दोबारा व्यवहार करें। इससे उपज भी बढ़ेगी और कीट लगने का खतरा भी कम होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारी आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। हमारे मेहनती किसान ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। आज के अंक में हम बातें करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में कैसे करें हम तसर कीट पालन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि तसर कीट पालन करने के लिए किन किन बातों का रखना है खास ध्यान। तो बिना देर के हम आपको लिए चल रहे हैं विशेषज्ञ के पास और बताएंगे कि कैसे तसर कीट पालन करें और इससे फायदे उठाएं। झारखंड प्रदेश में तसर कीट पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आय का एक प्रमुख साधन है। तसर रेशम वस्तुतः एक प्रकार का रेशम है जो एंथेरिया माइलिटा कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। गर्मियों में तसर कीट पालन के लिए 2 बातों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। पहली तो ये है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें तथा दूसरी, इसके लिए अच्छी किस्म की पत्तियां होनी चाहिए। अच्छी किस्म की पत्तियों के लिए अर्जुन और आसन के पेड़ बेहतर माने जाते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां तसर के कीटों के लिए बेहतर भोजन होता है। तसर कीट पालन में मुख्यतः हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो अच्छी क्वालिटी का सीड जिसको हम DFLs बोलते हैं, और दूसरा है अच्छी क्वालिटी की पत्तियां जो कि हमारा तसर का जो कीड़ा है वो खाता है। जिनको उन पौधों को जिनको तसर का कीड़ा खाता है उनको हम होस्ट प्लांट भी बोलते हैं। तो तसर का कीड़ा मुख्यतः 2 पेड़ों में अपना भोजन ढूंढता है। एक तो है अर्जुन का और दूसरा है आसन का। तो सब दो स्टेप में आज की जानकारी को साझा करेंगे। तो पहला है कि हम अच्छी क्वालिटी के बीज को कहाँ से एकत्रित करें। आसान भाषा में समझते हैं, हम सबका कोई ना कोई एक फेवरेट भोजन होता है खाने के लिए। तो तसर के कीड़ों का जो फेवरेट या फिर पसंदीदा भोजन होता है वो होते हैं अर्जुन एवं आसन की पत्तियाँ। तो जिन पत्तियों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है उनको हम प्राइमरी फूड प्लांट बोलते हैं। तो अर्जुन और आसन एक तरह से तसर के कीड़ों के लिए प्राइमरी होस्ट प्लांट की तरह काम करता है। तो जैसा कि झारखंड का जो मौसम है और यहाँ के जो जंगल हैं, इनमें बहुतायत अमाउंट में, बहुतायत संख्या में तसर अर्जुन और आसन के पेड़ पाए जाते हैं। तो हमारे किसान भाई बहन अगर झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड और उड़ीसा और इवन छत्तीसगढ़, इन जगहों पे अगर तसर का कीट पालन करना चाहते हैं कम लागत में, तो उनको यही सलाह दी जाती है कि वो अर्जुन या आसन या फिर जरूल की पत्तियां हमारे कीड़ों को खिलाएं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में तसर कीट पालन के लिए ये आवश्यक है कि आप उच्च गुणवत्ता वाली बीज का चयन करें जो रोग मुक्त हो। इसे आप तसर अनुसंधान केंद्र रांची से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप छोटे कीट के पालन के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाएं तथा कीटों का पालन चौकी रियरिंग विधि से करें। किसान भाइयों, गर्मियों में पेड़ों से पत्ते झड़ने की भी समस्या होती है। अतः इससे बचाव के लिए 2-3 महीने पहले जिन पेड़ों में कीटों का पालन करना है उसकी प्रूनिंग एवं प्रोलांडिंग कर लेनी चाहिए। इससे पेड़ों में नई पत्तियां आएंगी
जो इन कीटों के भोजन के लिए बेहतर मानी जाती है। सबसे पहली सावधानी हमें ये करनी चाहिए, किसान भाइयों को ये करनी चाहिए कि जो वो बीज यूज कर रहे हैं या जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में DFLs बोलते हैं, तो वो DFLs अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो जैसे ही वो कहीं से DFL लाते हैं तो उनको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो DFL उसमें कोई बीमारी ना हो। जैसे कि मुख्यतः एक बीमारी ज़्यादा पाई जाती है जो पूरी की पूरी फसल को एक साथ तबाह कर सकती है, वो है पेब्रिन। तो बीज लाने से पहले जिस भी किसी अच्छे सेंटर से, जो कि हमारे संस्थान से कई ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज पाया जाता है, वहाँ से अच्छी क्वालिटी का बीज लाएं। जब अच्छी क्वालिटी का बीज वो ले आते हैं तो फिर दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये ध्यान देना चाहिए कि पहले और दूसरे स्टेजेस के जो लार्वा होते हैं, मतलब जो कीड़े बहुत छोटे, जिनका आकार बहुत छोटा होता है और जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, उनका कीट पालन कैसे किया जाए। तो वैज्ञानिक तरीकों से हम उनका कीट पालन कर सकते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में चौकी रेयरिंग बोलते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में तसर कीट पालन के लिए कीटों के अनुपात में पेड़ों का चयन करना आवश्यक होता है। फिर इसमें यह ध्यान देना है कि कीटों की हैचिंग या ब्रशिंग के पहले पेड़ों में नई पत्तियां हों। जैसे जैसे कीट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेड़ों की पत्तियां खत्म होती जाएंगी। ऐसी स्थिति में इन कीटों को वैसी पत्तियों में स्थानांतरित कर देना चाहिए जो बड़ी हों और अच्छी हों। अच्छी पत्तियों के लिए आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेड़ों को चिन्हित करना है। जिस संख्या में हम कीड़ों की रेयरिंग या कीड़ों का पालन करना चाहते हैं, उस संख्या में हमें पेड़ों का रेयर करना है, पेड़ों का ध्यान देना है। उनमें पत्तियां आनी चाहिए जिस टाइम पे हम हैचिंग हो रही है या फिर जिस टाइम पे हम ब्रशिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन पेड़ों को चिन्हित कर लेंगे जिसमें अच्छी क्वालिटी की पत्तियाँ होंगी। फिर जैसे ही हैचिंग होती है हमको अपने पहले स्टेज का जो कीड़ा है उसको उन पत्तियों पे चढ़ा देना है। इस प्रोसेस को हम ब्रशिंग भी कहते हैं। तो ब्रशिंग होने के बाद जैसे जैसे कीड़ा का साइज़ बढ़ता जाता है और पत्तियां ख़त्म होती जाती हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे पत्तियां ख़त्म हो रही हैं तो हमको उन कीड़ों का ट्रांसफ़र करना है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है कीड़े ज़्यादा पत्तियां खाने लगते हैं, तो पत्तियों की जैसे संख्या कम होती है या किसी पेड़ पर पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं, तो हमको उनका इस तरह से रखरखाव करना है कि उन कीड़ों को दूसरे अच्छी पत्तियों वाले पेड़ों पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब समस्या ये है कि अच्छी पत्तियां हमें पेड़ों में इस मौसम में, गर्मियों में नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये बारिश से पहले का मौसम है। तो उस समय पे हमें क्या करना है कि हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। उनमें से सबसे आसान उपाय है कि हम 1.5% या 1.2% यूरिया का पत्तियों में छिड़काव कर दें। उससे क्या होगा कि 1 हफ्ते के बाद अच्छी पत्तियां आने लग जाएंगी। तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस दिन हमने यूरिया का छिड़काव किया है पत्तियों पर, उससे लेके 1 हफ्ते तक हम कोई भी कीड़ा उन पत्तियों में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि यूरिया कभी कभी टॉक्सिक होता है, जहरीला भी होता है और उससे कीड़ों की मृत्यु हो सकती है। तो फिर जैसे ही हम यूरिया का छिड़काव करेंगे तो 7 दिन के बाद हम देखेंगे कि अच्छी पत्तियां आने लगती हैं। तो जो कीड़ा हमारा भूखा है उसको हम उन पेड़ों में ट्रांसफ़र कर देंगे जिनमें पत्तियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसान भाइयों, यूरिया का छिड़काव करते वक्त तथा कीटों को दूसरी पत्तियों में स्थानांतरित करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, अन्यथा ये कीटों की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। समय यही ध्यान देना है कि उस समय बारिश का मौसम ना हो, क्योंकि अगर हमने यूरिया का छिड़काव कर दिया और पता चल रहा है कि 1 घंटे बाद ही बारिश हो रही है, तो हमने जो भी यूरिया का छिड़काव किया वो हमारा पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो यूरिया मिट्टी में चला जाएगा, पत्तियों में नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि अच्छा साफ मौसम हो, धूप का मौसम हो, उस मौसम में हमको यूरिया का छिड़काव करना है और उसके 7 दिन के अंतराल तक हमको उस पेड़ में चिन्हित कर लेना है, उस पेड़ में हमको कीड़ों का ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि यूरिया थोड़ा टॉक्सिक होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया अपने कीड़ों को अगर उनकी पेट में चला जाएगा तो उन कीड़ों की स्वतः ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमको बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि बारिश का मौसम ना हो और एक पीरियड बना के रखना है कि विदिन 7 दिन के अंदर उस पेड़ में हम कीड़ों का ट्रांसफ़र ना करें। तीसरी चीज़ हो गई है कि ये ध्यान रखना है ट्रांसफ़र करते समय, जब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि एक स्टेज होती है कीड़ों में, जब वो एक
कीड़े मुख्यतः 5 स्टार या 4 स्टेजेस के बाद कोकून बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो उससे कुछ समय पहले वो रेस्टिंग फेज में आते हैं, जिसको वो मतलब अब सारी अपनी एक्टिविटीज़ सारे काम बंद कर देते हैं। उस समय कीड़ा को डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई भी ट्रांसफ़र एक्टिविटी उस समय नहीं करनी है जब तक वो रेस्टिंग फेज में है। अगर उस टाइम पे हम कीड़ों को ट्रांसफ़र करेंगे तो कीड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, वो शॉक में आ सकते हैं और वो कुछ समय बाद वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, और हो सकता है मृत्यु ना हो बट वो कोकून ना बनाएं। तो तीसरी बात हमको ये ध्यान रखना है कि जब वो रेस्टिंग अवस्था में हो उस समय पे पत्तियों का मतलब उनका ट्रांसफ़र ना किया जाए। इस तरह से यदि गर्मियों के मौसम में तसर कीट पालन किया जाए तो किसान भाई इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से हम मसाला की खेती करें। आपको तो पता ही है कि खाने का जायका चाहिए तो मसाले अच्छे होने चाहिए और उसके स्वाद आपके मुंह में आनी चाहिए। तो जब स्वाद की बात करें तो हम किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपको भी बताएं कि मसाले खेती कैसे करें, तो बिना देर के आइए देखते हैं। झारखंड प्रदेश में ज़्यादातर किसान धान की खेती करते हैं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होता है। यहाँ के किसान यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मसाले की खेती करें तो वे उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। झारखंड की जलवायु में हम 2 प्रकार के मसाले की खेती कर सकते हैं। पहला कंद वाले मसाले जैसे हल्दी और अदरक, और दूसरा बीज वाले मसाले जैसे धनिया, मेथी, अजवाइन और सौंफ। अभी का मौसम हल्दी और अदरक की खेती के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, आप खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ धान पर विशेष जोर देते हैं। ऐसे में आपके पास ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ज़मीन है तो ऐसे किसान जो छोटे ज़मीनों पर खेती करना चाहते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा लेना चाहते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए मसाला की खेती बहुत महत्वपूर्ण स्थान रख सकती है और इनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां आज हमारे साथ है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। हम लोग धान गेहूँ मुख्य फसल तो करते ही हैं, लेकिन किसान भाई व्यावसायिक रूप से आप देखते हैं जब मसाला खरीदने जाते हैं तो कितना महंगा होता है और ज़्यादा पेरिशेबल भी नहीं होता, मतलब जल्दी ख़राब होने वाला भी नहीं होता। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से मसाला की खेती करना झारखंड के जलवायु में उपयुक्त है। अब बात आती है कि मसाला की खेती कैसे हो और किस किस चीज़ से हो। तो सबसे पहले मसाला की खेती होगी तो किस में होगी? मिट्टी में होगी। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उस मिट्टी की तैयारी कैसे करें, कब करें और किस किस मसाले फसलों की खेती कब कब कर सकते हैं, इसी से विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप जो है खेत की तैयारी के समय अभी आपका जून का महीना चल रहा है, तो अप्रैल मई से जून तक, चूँकि अब वर्षा मानसून आने में भी थोड़ी देर होने लगी है, तो जून तक करीब करीब आप हल्दी और अदरक की खेती कर सकते हैं। हल्दी और अदरक की खेती के लिए सबसे पहले तो ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहां जल जमाव की समस्या न हो। फिर ऐसे खेतों की गहरी जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। इसके बाद यदि आपने मिट्टी जांच कराई है तो अनुशंसित मात्रा में खाद डालें, अन्यथा लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। हल्दी की खेती के लिए राजेंद्र सोनिया तथा अदरक के लिए नादिया, सुप्रभा तथा सुरुचि अच्छी किस्में मानी जाती हैं। अब मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसमें 3 गहरी जुताई हम लोग करते हैं, क्रिस क्रॉस, मतलब एक बार अगर जुताई ऐसे हुई तो दूसरी बार ऐसे हो, ताकि मिट्टी बिल्कुल भूरभूरी हो और गहरी जुताई हो जाए और ये मिट्टी पलट जाए तो और अच्छी बात है। अगर आपको बीज के फसल उगाने हैं, बीज मसाले के, तो आप फिर पट्टा चला दें और खाद वगैरह अनुशंसित मात्रा जो होती है। पहले तो हम कहते हैं किसान भाइयों कि खाद कितना दें, आप तुरंत आपके मन में सवाल उठा होगा, तो खाद कितना दें, इसमें फिर हम कहते हैं किसान भाइयों, सबसे पहले आप तो मिट्टी जांच करा ही लिए होंगे, अगर नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच अभी करा लें और उसके अनुसार अनुशंसित मात्रा दें। नहीं तो ज़्यादा भी देंगे तो भी हानि, कम भी देंगे तो भी उतना लाभ नहीं हो पाएगा, इसलिए मिट्टी जांच करा लें। अगर मिट्टी जांच नहीं कराए हों और बिल्कुल आजकल में लगाना हो या फिर आजकल में कुछ करना हो, खाद देने की क्रियाएं करनी हो,
तब हम कहते हैं कि लगभग नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटास 30 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हम देते हैं। लेकिन मिट्टी जांच के बाद करा लेना, कितनी मिट्टी को भूख है उतना ही अगर दीजिए तो तंदुरुस्त रहेगा और उपज ज़्यादा देगा। तो इस हिसाब से मिट्टी जांच कराना जरूरी है। किसान भाइयों, इन फसलों में रोग की संभावना भी होती है, अतः इसके लिए बीजोपचार कर लेना बेहतर होता है। बीजोपचार के लिए मैंकोजेब तथा बेविस्टिन दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। हल्दी को लगाते वक्त कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं अदरक के लिए कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 12 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अब है कि ठीक है, हमारे पास बीज भी है और हमारे ज़मीन भी तैयार है, तो हम कहते हैं कि देखिए आगे रोग की संभावना न हो, इसके लिए फिर हम उसके लिए पहले ही बीज का उपचारण करते हैं। तो बीज उपचार के लिए हमको 2 ग्राम मैंकोजेब या ये दूसरी दवाएं आती हैं जैसे बेविस्टिन फफूंदी नाशक, तो ये हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ये हम लेते हैं और बीज को करीब 20 मिनट तक उसको डुबाए रखते हैं। और बीज मतलब आपका कंदमूल है, वो राइजोम बोलते हैं हम लोग उसको डुबाए रखते हैं और उसके बाद फिर छाया में सुखा करके फिर लगाते हैं। लगाने की दूरी जो होगी वो हल्दी की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अदरक की थोड़ा कम होती है। तो हल्दी की जो दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और करीब 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। और ये जो है अदरक की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी हो जाएगी करीब 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट, और ये पौधे से पौधे की दूरी हो जाएगी लगभग 12 सेंटीमीटर। इन फसलों को खरपतवार से भी बचाने की ज़रूरत है, अतः इसके लिए आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खरपतवार की ज़्यादा मतलब बहुतायता पाई जाती है। तो खरपतवार से चूँकि वो ज़मीन में उगेगा और ज़मीन में भी उसको बैठना है, तो इसमें कंपटीशन होने लगता है। तो खरपतवार रोकने के लिए लगाने के बाद हम उसमें वो मल्चिंग कर देते हैं, या सूखा पुआल से कर देते हैं या प्लास्टिक से कर देते हैं। मल्चिंग कर दिए तो ये हम कह दिए कि हमारी जो मॉइस्चर है, जो उसमें जो नमी बनी हुई है वो बनी रहेगी। कुछ कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, पैथोजेंस जिसको या बैक्टीरिया वायरस जिसके चलते बीमारियां होती हैं वो भी नहीं लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खरपतवार भी नहीं उगेंगे, घास वगैरह भी नहीं उगेंगे, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसकी देखरेख की बात आती है, तो हम करीब 1 महीना से 45 दिन मतलब 1 से 1.5 महीना के बीच में फिर उसको उठा करके एक बार उसको निकौनी कोड़ाई वगैरह कर देते हैं और फिर से मिट्टी चढ़ा देते हैं। और जो खाद की दूसरी मात्रा है, फसलों की बढ़वार में सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः यदि आपने अप्रैल में इसकी रोपाई की है तो लगाने के तुरंत बाद इसकी सिंचाई करें। फिर सप्ताह में 1 बार सिंचाई करते रहें। यदि बारिश हुई है तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई आवश्यकता के अनुरूप, जैसा कि मैं बताया कि हल्दी अदरक जो है ये मई और जून में बल्कि अप्रैल से ही लगाना शुरू कर देते हैं, तो उस समय गर्मी होती है पूरी। तो लगाने के तुरंत बाद सिंचाई तो करनी ही करनी है। और आवश्यकता अनुसार लगभग अप्रैल मई में लगभग 1 सप्ताह में 1 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है सामान्य तौर पे। और अगर बारिश हो गई तो उसी के अनुरूप हम लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और फिर जून मध्य से बारिश होना शुरू हो जाती है, तो आवश्यकता अनुसार फिर बारिश करते हैं। अपने झारखंड में मसाले की खेती की बहुत संभावनाएं हैं। यदि किसान भाई इसकी खेती पर ध्यान दें तो वे न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर सकते हैं। बातें यूं ही आपसे करती रहती, लेकिन समय हो गया आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम नई जानकारी के साथ आपसे मिले और आपसे बातें करें। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।